बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर ने धूम मचा दी है। अक्षय खन्ना की फिल्म में एंट्री ने पूरी इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। अक्षय के सामने फिल्म के बाकी एक्टर्स पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। पिछले कुछ वक्त से अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल में छाए हुए हैं। धुरंधर में जिस शख्स का रोल अक्षय ने निभाया है वो भी एक बड़ा गैंगस्टर था। रहमान डकैत पाकिस्तान के लहरी का एक बड़ा डॉन था जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड भी कहा करते थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन था रहमान डकैत जिसकी चर्चा इस फिल्म के आने के बाद होने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे कौन था रहमान डकैत। 1979 में एक खतरनाक गैंगस्टर मोहम्मद दादल के घर में रहमान डकैत का जन्म हुआ था। उसका नाम शुरुआत में सरदार अब्दुल रहमान बलूच रखा गया था, जिसे बाद में रहमान डकैत के नाम से जाने जाना लगा। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत ने 13 साल की उम्र में हत्याएं करना शुरू कर दी थी। उससे जुड़ी सबसे डरावनी कहानी से एक तब हुई जब उसे पता चला कि उसकी मां खदीजा बीवी का कथित तौर पर इकबाल के साथ अफेयर था। ये वही गैंगस्टर था जिसने रहमान के पिता का मर्डर किया था। कहा जाता है कि गुस्से में रहमान ने अपनी मां को 3 बार गोली मार दी, उसका सर काट दिया और फिर उसे चुपके से दफना दिया। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल का था। कुछ अन्य रिपोर्ट्स इस घटना का दूसरा वर्जन भी बताती है। कैसे बना गैंगस्टर ये भी आपको बता देते हैं। अपने पिता की मौत के बाद गैंग का कंट्रोल रहमान के पास चला गया और उसका असर तेजी से कराची में फैल गया। 1990 के दशक के आखिर में वो हाजी लालू के गैंग में शामिल हो गया, जो लहरी में काम करने वाला एक मुख्य क्रिमिनल सिंडिकेट था। जब 2001 में लालू को गिरफ्तार किया गया तो रहमान को पूरा ऑपरेशन विरासत में मिल गया। 2001 और 2009 के बीच रहमान डकैत पाकिस्तान के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया। कहा जाता है कि उसने अपने चचेरे भाई और दूसरे नंबर के कमांडर उजैर बलूच और अपने कुख्यात साथी बाबा लाडला के साथ लहरी पर राज किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रहमान के आदेश पर लाडला और उजैर दुश्मनों के कटे हुए सर से फुटबॉल भी खेलते थे। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में किंगडम ऑफ फियर नाम के एक आर्टिकल के अनुसार रहमान 21 साल की उम्र में एक गैंग चला रहा था। आर्टिकल में लिखा गया कि रहमान जबरन वसूली, किडनैपिंग, ड्रग्स की तस्करी, गैर कानूनी हथियारों की बिक्री और कई दूसरी चीजों में शामिल था। लगभग एक दशक तक गैंग वॉर की वजह से लहरी में जिंदगी ठप हो गई थी, क्योंकि रहमान और उसका गैंग अपने दुश्मन अरशद पप्पू और उसके साथियों से लड़ रहे थे। रहमान की कैसे हुई पॉलिटिक्स में एंट्री ये भी आपको बता देते हैं। रहमान सिर्फ डर के सहारे लहरी पर राज करने से खुश नहीं था, उसने राजनीति में भी कदम रखा। लहरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, जिसकी स्थापना पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने की थी। प्रेस की तस्वीरों में रहमान पूर्व गृह मंत्री जुल्फिकर मिर्जा के साथ और बेनजीर भुट्टो के आसपास नजर आता है। ऐसी खबरें भी रही कि रहमान के मामले में राजनीतिक दबाव के कारण कानून लागू करने वाली एजेंसियों के भी हाथ बंधे हुए थे। लहरी में राजनीतिक और प्रशासनिक खालीपन की वजह से रहमान सत्ता में आ गया। इलाके में डेवलपमेंट की कमी और गरीबी ने रहमान को लोकल पावर सेंटर बना दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक पीपीपी के नेता के हवाले से लिखा कि राजनीतिक हस्तियों ने लहरी को नजरअंदाज किया, नतीजन रहमान डकैत जैसे लोगों ने उस खालीपन को भरा। लहरी में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी जो आज भी है। रहमान लड़कों को रोज दिहाड़ी देता और उन्हें हथियार देकर गश्त लगाने के लिए कहता और इन लोगों के जरिए वो अपना दबदबा बनाया करता था। सत्ता की भूख नहीं हुई शांत। राजनीति में आने के बाद रहमान डकैत की भूख बढ़ती चली गई। वो पूरे लहरी पर सीधा कंट्रोल चाहता था, जिसके लिए वो अपने नाम के साथ लगे डकैत शब्द को भी हटाने लग गया था। उसने खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहना शुरू कर दिया था। इस नाम में खास तौर पर उसके कबीले बलूच का जिक्र था। उसने अपने विरोधी गैंग से रिश्ते सुधारने के लिए 2008 में पीपल्स अमन कमेटी भी बनाई। पीपल्स अमन कमेटी शुरू में पीपी की सहयोगी लग रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने लहरी में ऐसी स्थिति बना दी थी कि जिसमें बलूच कौम 2 ग्रुप में बढ़ गई थी। गैंग वॉर में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। खान भाई को लगा कि लड़ाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वो अपने दुश्मन गब्बार बलूच से समझौता करने के लिए भी मिलने गए थे। पीपल्स अमन कमेटी बनाने का मकसद क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करना था। अब बात करते हैं रहमान डकैत के खात्मे की।
इससे पहले कि वो राजनीति में सफलता की लहर पर सवार होता, अगस्त 2009 में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में उसे गोली मार दी गई। उन्होंने बताया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया कि रहमान पर 3 फीट की दूरी से गोली चलाई गई थी। मुठभेड़ में लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि जब 7 साल तक 2 गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी तो किसी ने दखल नहीं दी और जब हालात बेहतर हो गए तो उन्होंने खान भाई को मार दिया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन था। पीपीपी के करीबी सूत्रों का आरोप है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप रहमान को रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही है। जैसे रहमान को पॉलिटिकल पावर चाहिए थी से लेकर वो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा था। हालांकि पार्टी के नेता इस दावे को खारिज करते हैं और कहते हैं कि वो जरदारी जैसे पीपीपी के टॉप नेताओं के लिए एक बहुत ही छोटा नेता था। एक और थ्योरी है, आरोप है कि रहमान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हथियार बेचने में शामिल था और उसकी हत्या एक खराब डील का नतीजा थी, जैसे कि आमतौर पर होता है। रहमान की मौत के बाद सालों तक पीपीपी के नेताओं ने इस विवादित नाम को खुद से दूर रखा और बार बार वो ये कहने लगे कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। रहमान डकैत 29 साल तक जिंदा रहा, लेकिन उसकी बदनामी की कहानियां दशकों तक लहरी में बनी रही और अब सरहद पार फिल्मों के जरिए भी उसकी कहानी चर्चा का विषय बन चुकी है। और अक्षय खन्ना ने जिस तरह से इसमें रहमान डकैत का रोल निभाया है, उसने इस रोल को और इस कुख्यात गैंगस्टर की कहानी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है।